हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम हमारी वही सेम प्रथा को कंटिन्यू करेंगे और जो वन शॉट्स हम लोग डेली पढ़ रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें 2 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है तो आप इजी लर्निंग अकाउंट चैनल पे जाओ और फटाफट से कल और परसों का वन शॉट वीडियो देखो। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा 3rd चैप्टर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की इन्होंने एक यूनिट बनाई है और उस यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये मतलब एक ऑर्डर चल रहा है जिसमें हमने 47 से पहले की बात फर्स्ट चैप्टर में कर ली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद 50 से लेकर 90 तक हमारी इंडिया का क्या हाल था ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया। और इसमें हम कर रहे हैं हमारा 3rd चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे 1990 के बाद जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, चेंजेस आए, तो क्या क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में हमसे रीजन पूछा गया है कि भैया क्या वो रीजन थे जो हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। तो पहला है हमारा रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। प्रीवियस 5 ईयर्स के अगर हम पेपर की बात करें तो ये डायरेक्ट आया है हमेशा एग्जाम में कि 4 रीजन बता दो, 3 रीजन बता दो क्यों हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। तो ये घूम के नहीं आता, ये डायरेक्ट आता है रीजंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो पहला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जितनी ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा था और जिस पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा था ना, उसी की परफॉर्मेंस सबसे खराब थी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम डेफिसिट बीओपी थे, मतलब हमारे जो रिसिप्ट थे वो कम थे और हमारे पेमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो हम डेफिसिट बीओपी थे सबसे। और एक और बात, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, प्राइस का जो वैल्यू थी मनी की वो बहुत ज़्यादा थी, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एक और बात, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, हमने इतने कर्जे ले लिए थे कि हम कर्जे के बोझ में दब गए थे, तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, 1991 में आया। और ये 2 फेजेस में आया, या बोल सकते हैं 2 मेजर्स के साथ आया। पहला मेजर है हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। ये इतना कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो डेफिसिट बीओ वाली प्रॉब्लम थी ना बेटा, उसको सॉर्ट आउट, उस वीकनेस को सॉर्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेथड, और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर मैंने भी बोला था उसको कंट्रोल करने का भी हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर था। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आप क्या पढ़ेंगे? एफिशिएंसी, जो इनएफिशिएंसी थी उसको इम्प्रूव करना, सही करना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, ताकि जितने भी जो टैरिफ्स वगैरह हैं, रुकावटें हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। कौन किस में आता है, क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चरल में है, क्या क्या स्टेबलाइजेशन में, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया है। तो जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव करना, दैट इज लिबरलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू देना, है ना, अपॉर्चुनिटीज देना, उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में वर्क करना, नेशन वाइड भी वर्क करना, बिजनेस करना, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना, दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा वाइड दे रखा है ना, वो लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म से। और कोई ना कोई एक रिफॉर्म आपको पेपर में जरूर नजर आएगा, 3 नंबर में आप उसे पा सकते हो, कोई ना कोई एक रिफॉर्म। तो लिबरलाइजेशन मैंने बताया कि एंट्री और रिस्ट्रिक्शन को, जो ग्रोथ के लिए रेस्ट्रिक्शन थे उनको रिमूव करना, इसके बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए इसमें। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में हर रिफॉर्म के अंदर बच्चों 2-2 पॉइंट कर लो। जैसे लाइसेंसिंग जो आया था प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसे रिमूव करना, रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, वहां पर पब्लिक सेक्टर को भर भर के रूल दिया गया था, उसके रोल को डिक्रीज करना। और डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ चीजों को रिजर्व करना कि वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोडक्शन हो सकता है, ताकि कहीं ना कहीं हमारे देश में इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट हो। ये MRTP एक्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में देख लो, आपको दिख सकता है क्या चीज़ है इसमें। जितने भी मर्जर्स हुए थे, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा, कावासाकी, तो जितने भी हमारे ये मर्जर्स थे ये सारे MRTP एक्ट में है, अमेंडमेंट्स, मर्जर्स एक्सेट्रा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहले उन्होंने RBI का रोल कम करा कि भैया तू सर पे बहुत नाच रही है, अब इसका रोल कम करो। तो इसका रोल कम किया गया, चेंज इन द रोल ऑफ RBI ना, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हुआ, बहुत ज्यादा जो कंट्रोल करना था RBI का कंट्रोल था उसको थोड़ा सा कम किया, बहुत सारे न्यू बैंक्स बन गए, प्राइवेट बैंक्स एक्सपेंड हुए, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो भी इंक्रीज कर दी गई, ब्रांच एक्सपेंड हुए। टैक्स रिफॉर्म में हमें अच्छे से पता है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो GST, डायरेक्ट टैक्स के स्लैब्स में भी बहुत अंतर आया, जो कि बहुत BPL कैटेगरी में थे उनको टैक्स नहीं देना था, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे प्रोग्रेसिव तरीके से उनको टैक्स का रेट दिया था, और उसके रेट्स में भी बहुत चेंजेस आए, एफर्टफुल हो गए कि लोग इजीली टैक्स दे पाए। तो ये सारे चेंजेस हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आए, रिडक्शन इन टैक्स, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोसेस टैक्स देने का बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले प्रॉब्लम हमारा जो चेंजेस आए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में या फॉरेन रिफॉर्म में, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। और बेटा जब हमारा इंडियन रुपी डिवैल्यूएट होता है ना, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, ऐसा कि आपने मैक्रो में पढ़ा भी है और हम वन शॉट में इस बात को पढ़ेंगे भी। ठीक है, मार्केट डिटर्मिनेशन हुआ डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, अगर मुझे लगता है कि ये अच्छा रिफॉर्म है, कहीं ना कहीं घुमाते हुए एग्जाम में आएगा, तो वो है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इसमें हमारे रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव किया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, बिल्कुल अब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी थी। इंपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम पे करते थे हमारे इंपोर्टर्स पोर्ट पे, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया, और बहुत सारे लाइसेंस जनरेट करने के लिए जो बहुत लंबा प्रोसेस है उसे भी थोड़ा इजी कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इनको ट्रांसफर करना, ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, इसमें दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा प्राइवेटाइजेशन अंडर PSU बाय सेलिंग ऑफ द इक्विटी ऑफ public sector undertaking towards the private sector undertaking. This process is known as disinvestment. 1 मार्क्स में कई बार disinvestment भी दे रखा होता है, डिफाइन होती है और आपको पहचानना होता है कि किसकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना में मैं आपको बस एक पॉइंट याद करने के लिए सजेस्ट करूंगी, ये बहुत वाइड है, आप इतने नहीं याद कर पाओगे, ना महारत्ना, ना मिनी रत्ना, ना नवरत्ना। तो जो आपकी न्यू बुक्स है, जो आपके पास न्यू कंटेंट है, आप गूगल कर लेना, तो जो आपके पास न्यू है कि कितनी महारत्ना है, कितनी मिनी रत्ना है, कितनी नवरत्ना है, और सभी के केवल एक एक एग्जाम्पल कर लो, ताकि वो लॉन्ग के साथ एक क्वेश्चन जब जुड़ के आ जाता है ना, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मिनी रत्ना, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नवरत्ना एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ महारत्ना, तो मेरे कहने पर बस एक एक एग्जाम्पल तीनों का कर लो, हो सकता है ये आपको पेपर में दिख जाए। आगे बढ़ जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव करना। अच्छा, इसके लिए मैं आपको केवल एक डायरेक्ट क्वेश्चन कहूंगी, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, साथ में इसके फेवर में पॉइंट्स और इसके नेगेटिव में, तो कम से कम 3-3 पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव इसके फेवर में और अगेंस्ट में कर लो, बस ग्लोबलाइजेशन के लिए इतना ही करना है। अगर मैं PYQs की बात करूंगा बच्चों, तो ग्लोबलाइजेशन कई बार ना वो केस स्टडी में भी आता है, और ये आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी का भी लास्ट क्वेश्चन केस बेस्ड आएगा और मैक्रो का भी लास्ट क्वेश्चन केस बेस्ड आएगा। लास्ट ईयर से ये प्रोविजन था, पहले तो इंडियन में ही आता था केवल, अब मैक्रो और इंडियन दोनों में एक केस स्टडी होगा लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें कई बार ग्लोबलाइजेशन का केस ले लेते हैं और फिर ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। तो कौन कौन से इसके पॉजिटिव फेवर में ग्लोबलाइजेशन थे, ग्लोबलाइजेशन आते ही हम ग्लोबल मार्केट पे एक्सेस करने लगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो गई और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वेराइटीज़ हो गई बाय हैविंग द ग्लोबलाइजेशन। इसके अगेंस्ट की बात करें तो बेटा, जब बने बनाया सामान आप दूसरी कंट्री से लोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ हमारे ग्लोबलाइजेशन के आने से हुई, मार्केट ड्राइवन, और हमारे जो वो गुड्स है ना, इंडियन गुड्स, उसकी थोड़ा सा लोग कम खरीदने लगे, उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, आउटसोर्सिंग हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे आउटसोर्सिंग होता क्या है, किसी थर्ड पार्टी से अगर आप
इकोनॉमी को डेवलप कराने में हेल्प देते हो, तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको परफॉर्म कराते हैं वर्क को, ताकि हम और ज़्यादा अपग्रेड करें। डब्ल्यूटीओ एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गैट को रिप्लेस किया था। गैट 48 में था, आया था 1948, और इसको 1995 में डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया था। इसका जो सिटी ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका सिंपल सा काम है इंटरनेशनल ट्रेड को सक्सेसफुल बनाना, कोई डिस्प्यूट हो उसे रिमूव करना, पीस मेंटेन करना इंटरनेशनल बिजनेस में। दिस इज द फंक्शन ऑफ WTO। बायलैटरल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, मल्टीलैटरल मोर देन वन कंट्री। टैरिफ बैरियर होते हैं जब हम डोमेस्टिक ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए जब हम इंपोर्ट्स पर कुछ ज़्यादा ही टैरिफ लगा लेते हैं तो उसे टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। LPG के फेवर में और अगेंस्ट में पॉइंट आ सकते हैं। तो फेवर में है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुई, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारी इन्फ्लेशन का प्रेशर था उसे कंट्रोल हुआ, जो पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं था उसका रोल बढ़ गया। अगेंस्ट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भर भर के हुआ, क्योंकि आप दूसरी कंट्री का सामान बेचोगे तो अपनी कंट्री पे तो वैल्यू होगी ही नहीं। हमारे एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया गया और हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी का जो ग्रोथ है वो डाउन हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑलवेज फिक्स अ टारगेट ऑफ PSE और द टारगेट वाज जो भी वैल्यू है द एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग थी उनको पब्लिक सेक्टर में बेचा गया, जिससे उनकी वैल्यू अंडर वैल्यूड थी। और दिस इज द इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और बस इतना ही है इस चैप्टर में। तो अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं जो मैं हर वीडियो के एंड में बता ही रही हूँ, तो इस चैप्टर में आप लोग सबसे पहले तैयार करो 3 नंबर के हिसाब से प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। यही बिल्कुल सही बात है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उन रिफॉर्म्स को एक बार पढ़ लीजिए। जो रिफॉर्म्स के अंदर से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और ग्लोबलाइजेशन के फेवर में 3 पॉइंट्स और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में 3 पॉइंट्स। आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो तो जरूर लाइक करें, खूब सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, और बच्चों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपके पास वन शॉट्स आते रहेंगे। आपके पेपर से 2 दिन पहले ही आपकी सारे वन शॉट्स रेडी करा दूंगी और फिर 2 दिन हम लगातार PYQs करेंगे ताकि हम ये टीम को बेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा एग्जाम दें। बाय बाय।